ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहित के सामने एलेक्जेंडर खड़ा था और उसने जब ये कहा कि वो अनिका की इस हालत के पीछे का कारण जानता है तो उसके बाद रोहित की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। रोहित ने एलेक्जेंडर को देखा और फिर कहना शुरू किया, यहाँ आकर बैठो और पूरी बात बताओ। वहीं थोड़ी दूरी पर रिया और आर्यन दोनों घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि जब रोहित को सच पता चलेगा तो उसके बाद वो एलेक्जेंडर और दोनों बच्चों को भी बहुत डांटेगा। मगर इस वक्त रिया और आर्यन एलेक्जेंडर को लेकर डर रहे थे। इधर एलेक्जेंडर रोहित के सामने बैठ गया। उसके हाथ पांव कांप रहे थे, मगर तभी उसने अपने आप को समझाया और फिर रोहित से कहना शुरू किया, मम्मा की ये हालत हमारे कारण हुई है और सबसे ज्यादा दोष मेरा है। ये कहते हुए एलेक्जेंडर रोहित को पूरी बात बताने लगा। करीब 5 मिनट के अंदर ही एलेक्जेंडर ने सब कुछ रोहित को बता दिया। पूरी बात सुनने के साथ ही रोहित एलेक्जेंडर को देखने लगा। वहीं एलेक्जेंडर को अब यही लग रहा था कि उसके साथ न जाने रोहित क्या करेगा। उसने सामने से ही रोहित से कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी डैड। रिया और आर्यन की इसमें कोई गलती नहीं है। तभी रिया और आर्यन एलेक्जेंडर के पास आए और एक साथ कहा, नहीं डैड, हम दोनों भी उतने ही जिम्मेदार हैं। वो आगे कुछ कहते कि रोहित ने दोनों को चुप रहने का इशारा किया और फिर एलेक्जेंडर को उठने का इशारा किया। एलेक्जेंडर झट से उठ गया। अब उसे लग रहा था कि रोहित उसे थप्पड़ मारेगा। इस डर से एलेक्जेंडर ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी रोहित एलेक्जेंडर के पास आया और उसने उसे गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं, जो हुआ भूल जाओ। हमें अब ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी मम्मा को ठीक कैसे करें। रोहित का ये अंदाज देखकर एलेक्जेंडर के साथ साथ रिया और आर्यन भी शॉक्ड हो गए। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं एलेक्जेंडर लगातार रोहित को देखे जा रहा था। उसे ये सब कुछ किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। वो रोहित से कुछ कहता, इतने में रोहित ने अपने दोनों बच्चों को भी अपने पास बुलाया और फिर तीनों बच्चों को गले से लगाते हुए कहा, वी आर फैमिली राइट नाउ। और मुझे तुम तीनों पर प्राउड फील हो रहा है कि तुमने अपनी जान को दांव पर लगाकर अपनी मम्मा के लिए कुछ करने का सोचा। ये सुनते ही तीनों बच्चों की आंखें नम हो गई। उन्होंने एक साथ कहा, बट मम्मा को हम ठीक नहीं कर पाए डैड। तीनों बच्चे इतना कहकर चुप हुए ही थे कि तभी अचानक से उन्हें अनिका के कराहने की आवाज आई। रोहित और तीनों बच्चों ने जब सामने की ओर अनिका को देखा तो वह हैरान हो गए। अनिका के शरीर का रंग अब नॉर्मल होने लगा था और उसे होश भी आ रहा था। ये देख रोहित तुरंत अनिका के पास जाकर बैठ गया और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, अनिका, अपनी आंखें खोलो अनिका। तभी थोड़ी ही देर में अनिका ने अपनी आंखें खोली और वो उठकर बैठ गई। इस वक्त उसके माथे पर पसीने की बूंद दिखाई दे रही थी। उसने जैसे ही रोहित को देखा वो रोहित के सीने से लिपट गई। रोहित को ये देख खुशी तो हुई, मगर वो सोच में पड़ गया। वहीं तीनों बच्चे भी हैरान थे। थोड़ी देर बाद रोहित ने अनिका को अपनी बाहों से आजाद करते हुए कहा, अनिका, तुम ठीक तो हो ना? तुमने तो हमें डरा ही दिया था। इसी के साथ तीनों बच्चों ने भी कहा, हाँ मम्मा, एंड वी आर सॉरी। हमने ही वो लाल फूल अनार के जूस में डाला था, जिसके बाद आपके साथ ये सब हुआ। ये सुनकर अनिका हैरान हो गई। उसके चेहरे पर आए इस भाव को देखकर रोहित समझ गया कि अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने इसके बाद अनिका को पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद अनिका के चेहरे पर एक मुस्कान थी। इस मुस्कान को देख रोहित और तीनों बच्चे हैरान हो गए। तभी अनिका ने कहा, हाँ बेटा, जो डॉक्टर अमृता लोगों के दिमाग का इलाज करती थी, उसके दिमाग का इलाज उसके तीनों बच्चों ने कर दिया। इट्स इमेजिन। ये सुनते ही चारों हैरान हो गए। वो कोई सवाल करते इससे पहले ही अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है। अनिका के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकले, रोहित और उसके तीनों बच्चे हैरान होकर अनिका को देखने लगे। उन्होंने एक साथ कहा, क्या सच में? इस पर अनिका ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। ये देख रोहित गले से लग गया और तीनों बच्चे भी। करीब 5 मिनट तक वो चारों अनिका से चिपके रहे। वहीं अनिका को भी काफी राहत महसूस हो रही थी। तभी रोहित अनिका से अलग हुआ। उसकी आंखें नम हो गई थी। वो अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वहां से सीधा टेरेस गार्डन पर चला गया। मगर अनिका और बच्चों ने रोहित की आंखों में आंसू देख लिया था।
अनिका भी कुछ कहती इससे पहले रिया ने कहा, मम्मा आपको पता है कि आपकी यादाश्त को वापस लाने में डैड ने बहुत कुछ किया। सबसे ज्यादा परेशान वही हुए हैं। अनिका को तभी याद आया कि किस तरह से वो रोहित के साथ बिहेव करती थी। वो सब याद करते ही अनिका उठी और टेरेस गार्डन में रोहित के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने रोहित की आंखों में आए आंसू को पोंछते हुए कहा, रोहित आई एम। तभी रोहित ने अनिका को गले लगा लिया और फिर कहा, नहीं अनिका, इसमें तुम्हारी गलती क्या है? किस्मत का खेल था, मगर हाँ, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। कहते हुए रोहित ने अनिका को कसकर गले से लगा लिया। इस वक्त दोनों काफी इमोशनल हो गए थे। तभी दोनों एक दूसरे से अलग हुए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोले, मगर अब हम दोनों कभी भी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। हम सब कुछ मिलकर सही करेंगे और हमारे दुश्मन जो खुलेआम घूम रहे हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तभी रोहित ने अनिका के माथे को चूम लिया। अनिका और रोहित के वापस में साथ में आ गए थे। तभी अनिका ने देखा कि रोहित के मन में कुछ चल रहा है। उसने रोहित से पूछा, क्या हुआ रोहित, कोई बात है? अनिका, देखो तुम गलत मत समझना, मगर तुम कल लकड़ी बाजार क्यों गई थी और तुम्हारे साथ कौन था? कल बाजार में भी तुम्हें मैंने एक शख्स के साथ देखा था। इसके बाद रोहित आगे कुछ पूछता कि अनिका ने कहना शुरू किया, वो बिक्की था, उसे मेरे पापा ने भेजा था कुसुम के केस के लिए। इसके बाद अनिका ने रोहित को पूरी बात बताई। पूरी बात जानकर रोहित ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, अनिका, हमें अगर आगे खुश रहना है तो फिर हमें कुछ लोगों को अपने रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो वो हमारा जीना हराम कर देंगे और शुरुआत सागर सन्याल से करना होगा। अनिका रोहित की बात समझ गई। उसने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इस प्लान के बारे में अनिका ने बिक्की को नहीं बताया, क्योंकि अनिका को लग रहा था कि बिक्की सागर सन्याल से मिला हुआ है। करीब आधे घंटे के बाद ही रोहित और अनिका बच्चों को चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की देखरेख में देकर प्रेसिडेंशियल स्वीट से निकल गए। रोहित ने अपने कुछ आदमियों को कह रखा था कि वो सागर सन्याल की लोकेशन के बारे में पता करें। स्वीट से बाहर आते आते ही रोहित को पता चल गया था कि इस वक्त सागर सन्याल कहाँ था। इस वक्त रोहित कार ड्राइव कर रहा था और अनिका उसके बगल में बैठी हुई थी। करीब 10 से 15 मिनट के अंदर ही रोहित और अनिका उस जगह पर पहुंच गए जहां पर सागर सन्याल बैठा हुआ था। तभी रोहित ने अनिका से कहा, अनिका, प्लान के मुताबिक तुम पहले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। इतना कहने के साथ ही अनिका कार से उतरकर उस बंगले के अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि सागर सन्याल एक सोफे पर बैठा हुआ था और उसके आसपास कई सारे शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। इसी बीच सागर सन्याल की नजर अनिका पर पड़ी। अनिका को देखते ही सागर सन्याल हैरान होकर खड़ा हो गया। उसने अनिका को देखते हुए कहा, क्या ये सच में आप हैं अनिका जी, या मुझे शराब चढ़ गई है? तभी अनिका सागर सन्याल के पास जाते हुए बोली, मैंने बहुत कुछ सोचा, फिर ये फैसला लिया कि कहीं न कहीं तुम एक अच्छे इंसान हो जिसे मेरी फिक्र है। मैंने आज रोहित का असली चेहरा देख लिया। ये सुनते ही सागर सन्याल जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना, देखिए आपको आखिरकार रोहित का सच पता चल ही गया। खैर, आपने इस बंगले का पता ढूंढा कैसे? सागर सन्याल के मुंह से ये सुन अनिका ने अपनी अदाएं दिखाते हुए कहा, वो कहते हैं ना कि एक बार मन में कुछ ठान लो तो वो अपने आप हो जाता है। बस इसी तरह मैंने यहाँ का पता भी जान लिया। ये सुनने के बाद सागर सन्याल ने अनिका का हाथ पकड़ लिया। अनिका ने मगर कुछ नहीं कहा। ये देख सागर सन्याल को हिम्मत मिली। उसने अनिका की तरफ देखते हुए कहा, अनिका जी, आज खुशी का दिन है, एक एक ड्रिंक हो जाए। अनिका जानती थी कि सागर सन्याल उसे शराब ही ऑफर करेगा, मगर अनिका पूरी तरह से तैयार थी। उसने सागर सन्याल के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तो मैं शराब नहीं पीती, मगर क्योंकि आपके कारण मुझे रोहित की सच्चाई पता चली है तो मैं आपको कंपनी जरूर दूंगी। सागर सन्याल ने जैसे ही ये सुना वो खुशी से उछल पड़ा। उसने अनिका को वहीं बैठने को कहा और अंदर अपने कमरे में चला गया। उस कमरे में ढेर सारी शराब की बोतलें रखी हुई थी। उसमें से सागर ने एक बेहद ही महंगी शराब की बोतल निकाली और उसे 2 ग्लास में डाल दिया। इसके बाद सागर सन्याल ने एक ग्लास में कुछ टेबलेट्स मिला दिए जो शराब में पूरी तरह से घुल गई। मगर अनिका ने ये सब कुछ देख लिया था। वो वहीं सोफे पर बैठी रही। तभी सागर सन्याल शराब से भरी हुई 2 ग्लास लेकर आया। ये लीजिए अनिका जी, आपके लिए ये खास ड्रिंक है।
कहकर सागर सन्याल ने वो ग्लास अनिका को दे दिया जिसमें उसने गोली मिलाई थी। मगर तभी घर के बाहर कुछ टूटने की आवाज आई, मानो कार की कांच टूटी हो। ये देख अनिका घबरा गई, मगर तभी सागर सन्याल ने उसे रिलैक्स रहने के लिए कहा और खुद बाहर की तरफ जाकर देखने लगा। जब सागर सन्याल वहां से बाहर की तरफ गया, अनिका ने झट से अपना ग्लास सागर सन्याल के ग्लास से बदल दिया और फिर अपने हाथ में पकड़े ग्लास में मौजूद शराब को उसने सामने एक गमले में डाल दिया। इसके बाद वो सोफे पर आकर बैठ गई। तभी सागर सन्याल वहां आया। उसने देखा कि अनिका की ग्लास खाली थी। ये देख वो मन ही मन खुश होने लगा। उसने तभी अपने ग्लास से शराब पीते हुए कहा, अनिका जी, आपको नींद तो नहीं आ रही? इस पर अनिका ने ना में अपना सिर हिला दिया। वहीं सागर सन्याल ने अपना ग्लास खाली कर दिया था। ये देखते ही अनिका ने जोर से सिट्टी बजाई। सागर सन्याल अभी कुछ समझ पाता इससे पहले ही रोहित खिड़की से अंदर आ गया। रोहित को वहां देखकर सागर सन्याल घबरा गया, मगर उसने जैसे ही अनिका के चेहरे पर मुस्कान देखी, वो सब कुछ एक झटके में समझ गया। वो अभी हिल पाता इतने में रोहित ने अपनी गन निकाली और कहा, भागने की या किसी को बुलाने की सोचना भी मत। ये सुनते ही सागर सन्याल हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते रोहित। पता है क्यों? क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले मुझे तुम्हारी प्यारी बीबी अनिका के बारे में कुछ ऐसा पता चला है जो तुम्हारे बहुत काम का है। ये सुन रोहित ने सागर सन्याल के माथे पर गन तानते हुए कहा, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो जो मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन करूं? रोहित की बात काटते हुए सागर सन्याल ने कहा, तुम्हें मेरा यकीन करना पड़ेगा रोहित, क्योंकि मुझे उस शख्स के बारे में पता चला है जिसने तुम्हारी बीबी को किडनैप किया था। ये सुनते ही रोहित और अनिका हैरान हो गए। रोहित उस शख्स के बारे में बेसब्री से जानना चाहता था जिसने अनिका को किडनैप किया था। उसकी बात सुनकर रोहित ने सागर सन्याल का गला पकड़ते हुए कहा, कौन है वो? बता, कौन है वो? सागर सन्याल लगातार हंसे जा रहा था। तभी अनिका ने भी अपना दांव खेला और सागर सन्याल को उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताया जो कुसुम के घर के पास था। ये सुनते ही सागर सन्याल के होश उड़ गए। तभी रोहित ने कहा, तो सागर, चलो एक डील करते हैं। तुम हमें उस शख्स के बारे में बताओ और हम तुम्हें वो सीसीटीवी फुटेज दे देंगे। क्या ख्याल है? ये सुनने के बाद सागर सन्याल के पास कोई रास्ता नहीं बच गया था, क्योंकि वो जानता था कि उस सीसीटीवी फुटेज की मदद से ये आसानी से साबित किया जा सकता था कि सागर सन्याल ने ही कुसुम के साथ रेप किया था और उसकी जान ली थी। ये सोचते हुए सागर सन्याल ने बिना सोचे समझे झट से कहा, दमयंती देवी। दमयंती देवी का नाम सागर सन्याल के मुंह से सुनते ही रोहित और अनिका हैरान हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी रोहित ने सागर सन्याल से पूछा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जहाँ तक जानता हूँ दमयंती देवी तो सालों पहले मर चुकी हैं और उसका बेटा योगराज उसी की पार्टी के लिए तो। रोहित अभी आगे कुछ कहता इतने में अचानक से अनिका को कुछ याद आने लगा। उसने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, रोहित, मुझे याद आ गया, वो शख्स दमयंती देवी ही थी। मुझे थोड़ा याद आ रहा है। मैं किसी बिहड़ इलाके में थी और वहाँ पर फिर मेरे साथ क्या क्या हुआ मुझे ठीक तरह से तो याद नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर मैं बेहोश हो गई थी। मगर वो सब एक बहुत ही भयानक दृश्य था और दमयंती देवी जिंदा है, वो मरी नहीं है। रोहित अब शौक हो चुका था। वहीं सागर सन्याल उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, हाँ रोहित, सच तो यही है कि अनिका को दमयंती देवी ने ही किडनैप किया था। और तो और सनी के साथ जो लड़की काम करती थी यानी शर्मिला, उसको भी दमयंती देवी ने ही भेजा था। और वो क्यों ऐसा कर रही थी ये तो मुझे पता नहीं चल पाया, लेकिन हाँ, मेरे आदमियों के द्वारा मुझे जो कुछ पता चल गया मैंने बता दिया। तो अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम मुझे वो सीसीटीवी फुटेज दे दो। मैंने अपना काम किया, अब तुम अपना काम करो। ये सुनने के बाद रोहित और अनिका खामोश हो गए। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए। तभी अनिका ने रोहित के हाथ से वो गन अपने हाथों में ले लिया और उसने सागर सन्याल के माथे पर तान दिया। ये देख रोहित बुरी तरह से डर गया। उसने अनिका को समझाते हुए कहा, अनिका, तुम क्या कर रही हो? रोहित के इस सवाल पर अनिका ने रोहित को ये समझाया कि सागर सन्याल इतना बड़ा आदमी है कि अगर वो कोर्ट में गया तो फिर कुछ महीने बाद वो जेल से बाहर आ जाएगा और फिर वो न जाने कुसुम जैसी कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसलिए सागर सन्याल जब तक जिंदा रहेगा तब तक कुसुम जैसी लड़कियों को खतरा रहेगा। इसके बाद अनिका ने कहा,
इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोर्ट सागर सन्याल को सजा दे। मैं इसे अपने हाथों से सजा देना चाहती हूँ। रोहित ने जैसे ही ये सुना, उसने अनिका के हाथ से पहले गन लिया और फिर कहा, देखो अनिका, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम अगर इसे इस तरह से गोली मार दोगी तो फिर तुम्हें पता है एक नई मुसीबत तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। और इंस्पेक्टर गिरीवाल भी किस तरह का आदमी है तुम्हें पता ही है। उसे कहीं न कहीं एक और मौका मिल जाएगा। वो भले ही मेरे लिए काम करता है, मगर मैं ये नहीं चाहता कि उसे कोई मौका मिले। इसलिए अगर तुम्हें बदला लेना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर सागर सन्याल को इस तरह इतनी आसानी मौत मत दो। इसे इस तरह की मौत दो कि इसकी रूह कांप जाए। ये उस दर्द को महसूस करते हुए मरे जो दर्द कुसुम ने महसूस किया था। ये सुनने के बाद अनिका को कुछ याद आया। उसने कहा, हाँ, मेरे पास एक ऐसी चीज है, हम मेडिकल में उसे इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो तो एक दवाई है, मगर उसके 4 से 5 डोज जब इंसान के शरीर में जाता है तो वो जहर बन जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके उस इंसान की जान ले लेता है। मुझे वो दवाई आसपास किसी मेडिकल में मिल जाएगा। मैं आती हूँ रोहित, तब तक तुम इसे पकड़ कर रखो। रोहित ने अनिका को थम्स अप का इशारा कर दिया। इसके तुरंत बाद ही अनिका वहाँ से बाहर चली गई। तब तक रोहित ने सागर सन्याल को बांध दिया था। करीब 10 मिनट के अंदर ही अनिका वापस से सागर सन्याल के घर में आई और उसने एक दवाई को इंजेक्शन में भर दिया। और इसके बाद सागर सन्याल के न चाहने के बाद भी उसने वो इंजेक्शन उसके शरीर में घुसा दिया। सागर सन्याल बुरी तरह से चीखने लगा, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ये सुन अनिका ने रोहित से कहा, रोहित, अब धीरे धीरे सुबह तक इसकी मौत हो जाएगी। और हाँ, तुम इसके मुंह में भी कपड़ा डाल दो और इसके हाथ पैर भी ऐसे ही बंधे रहने दो, ताकि ये ना तो चीख पाए और ना ही ये किसी को फोन करके मदद के लिए बुला पाए। इसके लिए यही सजा है, तभी कुसुम को इंसाफ मिलेगा। इसके बाद रोहित अनिका के साथ में सागर सन्याल के घर से निकल गए। सागर सन्याल चिल्लाने की कोशिश करता रहा, मगर उसे आज पता चल गया था कि उसने जो कुसुम के साथ किया था, आज कुछ वैसा ही दर्द उसे महसूस हो रहा है। इधर रोहित और अनिका कार के अंदर बैठे हुए थे। कार पूरी रफ्तार में चल रही थी। इसी बीच अचानक से रोहित ने कहा, डोंट वरी अनिका, मैंने अपने लोगों से कह दिया है, वो दमयंती देवी के ठिकाने के बारे में पता लगा रहे हैं। अब वो बच नहीं पाएंगे। ये सुनने के बाद अनिका ने रोहित को अचानक से कार रोकने के लिए कहा। रोहित ने कार रोका और पूछा, क्या हुआ अनिका? तभी अनिका ने बताया, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। कुछ सवाल है मेरे मन में जिसका मुझे जवाब चाहिए। इसके तुरंत बाद ही अनिका ने वो सारी बातें रोहित को बता दी जो उसे याद आई थी कि कैसे स्वाति मल्होत्रा ने उसकी याददाश्त मिटा दी थी। रोहित ये सब सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचते हुए कहा, इसका मतलब तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे साथ ऐसा किया? मतलब क्यों? आखिर एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगी? इन्हीं सवालों का जवाब तो मैं लेने के लिए अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ और मुझे पता है कि वो इस वक्त कहाँ होगी। मैं पंछियों की मदद से उनके पास पहुँच जाऊंगी, इसलिए तुम मुझे यहीं पर उतार दो। मैं माँ से मिलने अकेले जाना चाहती हूँ, अनिका ने कहा। रोहित समझ गया कि इस वक्त अनिका को उसे अकेले छोड़ देना चाहिए। उसने अनिका को वहीं हाईवे पर उतार दिया। इसके बाद अनिका वहाँ से किनारे एक पेड़ के पास चली गई और फिर वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगी, मानो वो किसी को बुला रही हो। थोड़ी ही देर में वहाँ पर ढेर सारे पंछी आ गए। हालांकि रात के इस वक्त वो सारे पंछी अनिका के पास आए थे। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी, मगर कहीं न कहीं अनिका जानती थी कि एक यही तरीका है स्वाति मल्होत्रा के पास पहुँचने का। थोड़ी ही देर में वो पंछी उस दिशा की ओर बढ़ने लगे जहाँ पर स्वाति मल्होत्रा और बूढ़े बाबा थे। करीब 1 से 1.5 घंटे तक उन पंछियों को फॉलो करने के बाद अनिका एक टूटी हुई बिल्डिंग में पहुंची। उस बिल्डिंग में जाने के बाद उसे एक अंडरग्राउंड कमरा दिखा जहां से रोशनी आ रही थी। अनिका समझ गई कि वो सही जगह पर आई है। अनिका ने देखा कि वहां का दरवाजा खुला हुआ था। वो झट से उसके अंदर चली गई। तभी उसने वहां पर बूढ़े बाबा और अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा को देखा। स्वाति मल्होत्रा ने भी जैसे ही अनिका को देखा वो हैरान हो गई। वो अभी कुछ कहती, इतने में अनिका ने ताली बजाते हुए स्वाति मल्होत्रा के पास जाकर कहा, वाह वाह, कहते हैं कि भगवान से भी बढ़कर माँ होती है, मगर आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद तो आज से लोग यही कहेंगे कि आज
आप वो पहली माँ हो जो अपनी बेटी की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। क्यों माँ? आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? या फिर क्या मुझे तुम्हें दर्द और तकलीफ में देखने में मजा आता है? इतना कहने के साथ ही अनिका वो सारी बातें बताने लगी कि किस तरह से उसने कितना दुख सहा था। जब उसकी याददाश्त चली गई थी, वही बूढ़े बाबा अनिका को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर अनिका लगातार बूढ़े बाबा को चुप करा कर अपनी बातें कहे जा रही थी। वहीं स्वाति मल्होत्रा को ये सब सुनने के बाद बहुत ही बड़ा झटका लगा था, मगर कहीं न कहीं वो जानती थी कि ये एक दिन होना ही था। अनिका ने जब देखा कि स्वाति मल्होत्रा कुछ नहीं कह रही थी, तो उसने फिर से कहा, बताओ माँ, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एक माँ होकर आपने मेरे साथ ऐसा करने का सोचा भी कैसे? आखिर क्या मिला आपको ये सब करके? तभी स्वाति मल्होत्रा ने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ये सब किया है। तुम्हें अभी लग रहा है कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, मगर मैंने ये सब तुम्हारे साथ इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारी रगों में जो भी 16 पाउडर ड्रग बह रहा है तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद न कर दे, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा बेटी। इतना कहने के बाद स्वाति मल्होत्रा चुप हो गई। अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि स्वाति मल्होत्रा के कहने का क्या मतलब था। तभी स्वाति मल्होत्रा ने आगे कहना शुरू किया, क्या तुम्हें पता है, ये भी 16 पाउडर ड्रग अगर एक आविष्कार है तो वही एक अभिशाप भी है। ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। रोहित को जब पता चलता कि तुम्हारी रगों में ये भी 16 पाउडर ड्रग दौड़ रहा है और तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो, तो क्या वो तुम्हें एक्सेप्ट करता? हो सकता है कि रोहित खुद ही तुम्हारा दुश्मन बन जाता। ये सुनते ही अनिका ने तपाक से कहा, बस माँ, आप मेरी माँ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पति के बारे में कुछ भी कहेंगी और मैं रोहित के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि रोहित मुझसे कितना प्यार करता है और उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं आपको कैसे बताऊं कि रोहित ने मेरे लिए जितना किया है ना, उतना तो आपने भी नहीं किया होगा। स्वाति मल्होत्रा ने तभी जवाब दिया, अनिका, मैं जानती हूँ और मुझे खुशी है, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि जब रोहित या फिर मारवा खानदान के लोगों को पता चलेगा कि तुम नॉर्मल नहीं हो, तो फिर तुम्हारी जिंदगी पहले की तरह नहीं रह जाएगी और तुम्हारे कई दुश्मन सामने आ जाएंगे। इसलिए मैंने ये सोचा कि तुम सारी चीजें भूल जाओ और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। इसलिए मैंने तुम्हारी याददाश्त को मिटा दिया था, मगर मुझे नहीं पता था कि किस्मत तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेलेगी और तुम्हारे बच्चे इतने तेज निकलेंगे कि वो अपनी माँ की याददाश्त को लाने के लिए कुछ भी कर गुजर जाएंगे। तुम्हारे बच्चे वाकई बहुत बहादुर हैं। अनिका को अपने बच्चों पर गर्व महसूस हो रहा था, मगर वो जान नहीं पा रही थी कि आखिर उसके बच्चे उस जगह पर गए तो गए कैसे, क्योंकि जहाँ तक बच्चों ने बताया था कि वो किसी का पीछा कर रहे थे। अनिका यही सोच रही थी, इतने में बूढ़े बाबा ने उसके चेहरे पर इस सवाल को पढ़ लिया। उन्होंने तपाक से कहा, चिंता मत करो बेटी, रिया जिसके पीछे भाग रही थी वो मेरा ही एक इन्वेंशन था। मैं जानबूझकर रिया को उस खाई की तरफ ले करके गया था, क्योंकि मैं जानता था कि उस खाई के नीचे वो जड़ी बूटी की दुनिया है, वहीं पर रिया की परेशानी का उपचार है। हालांकि मैंने रिया की परेशानी को हल करने के लिए ऐसा किया था, मगर देखो रिया और तुम्हारे दोनों बेटों ने उस फूल को तुम्हारे लिए भी ले गए और फिर तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। अनिका ये सब सुन रही थी। इतने में अनिका का फोन बजा। उसने जब फोन देखा तो पाया कि रोहित का कॉल आ रहा है। उसने झट से फोन रिसीव कर लिया। तभी रोहित ने फोन के उस पार से कहा, अनिका, तुम जहाँ भी हो जल्दी से वापस होटल आ जाओ। मुझे दमयंती देवी के इलाके के बारे में पता चल चुका है। मेरे आदमियों ने मुझे उसके लोकेशन के बारे में बता दिया है। हम अभी कुछ घंटे में ही उस जगह पर जाने के लिए निकल रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि दमयंती देवी वहाँ से बचकर निकल कर भाग जाएं। अनिका को ये सुनकर खुशी हुई। उसने रोहित को हाँ कहा और फिर फोन काट दिया। कहीं न कहीं स्वाति मल्होत्रा, जो अनिका के बगल में खड़ी थी, उसने अनिका की बात सुन ली थी। उसने अनिका की तरफ देखकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो अनिका, मेरी एक बात मान लेना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम कभी भी ये बात किसी को भी मत बताना कि तुम एक स्पेशल लड़की हो। तुम्हारी रगों में एक ऐसा पावर ड्रग है जो तुम्हें एक सुपर वुमन बनाता है। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी माँ को कभी माफ नहीं कर पाओगी, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही यह सब किया था।
ये सब सुनने के बाद अनिका ने अपनी माँ की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, आई एम सॉरी माँ, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही सुना दिया, बिना कारण जाने। खैर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, उसके बाद आपसे आराम से बात करूंगी। अभी मुझे अपने एक दुश्मन के पास जाना है, उसे ठिकाने लगाने के लिए। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया और उसने मेरे परिवार को बहुत दर्द दिया है, मगर अब उसके खात्मे का वक्त आ गया है। इतना कहने के साथ ही अनिका वहाँ से जल्दबाजी में निकल गई। उसकी आंखों में एक जुनून दिखाई दे रहा था। एक तरफ अनिका जहाँ होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की तरफ आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इधर रोहित ने तीनों बच्चों को समझा दिया था कि वो और अनिका किसी मिशन में जा रहे हैं, कुछ जरूरी काम से, इसलिए वो प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर ही रहे। 3 से 4 सिक्योरिटी गार्ड को वहां पर रख दिया गया था ताकि वो बच्चों की देखभाल कर सके। इस वक्त रोहित करीब 15 से 20 सिक्योरिटी गार्ड को लेकर और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को लेकर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के बाहर खड़ा था। होटल के बाहर कई सारी गाड़ियां लगी हुई थी। तभी रोहित ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, तुम लोगों को मैंने जो जो लेने को कहा था वो सब ले लिए ना, और हेलीकॉप्टर रेडी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम जरा सा भी लेट से पहुंचे। तभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, हाँ सर, वी आर रेडी, एक बार मैडम आ जाएं, उसके बाद फिर हम निकलेंगे। इसके बाद रोहित ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर यहाँ वहाँ टहलने लगा। उसे अब अनिका का इंतजार था। करीब 15 से 20 मिनट गुजर गए। तभी अचानक से वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से अनिका बाहर आई। अनिका के उतरते ही रोहित ने कहा, अनिका रेडी हो, हेलीकॉप्टर अपनी जगह पर लग चुका है, हम इस मिशन के लिए रेडी हैं। अनिका ने शुरू में सोचा था कि वो अकेली दमयंती देवी के साम्राज्य में जाएगी और V16 पावर ट्रक की मदद से दमयंती देवी को उस बिहड़ल इलाके से बाहर खींच कर लाएगी, मगर अनिका को ये याद आ गया कि हो सकता है इस बार दमयंती देवी कोई ऐसी चाल चल दे जिसके बाद अनिका फिर से पिछली बार की तरह फंस जाए। इस कारण उसने इस फैसले को अपने मन में दबा दिया और रोहित की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला दिया। दोनों अभी कार में बैठने जा ही रहे थे। इसी बीच अनिका ने रोहित से कहा, थैंक यू रोहित, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, रियली आई एम वेरी लक्की। ये सुनते ही अनिका को रोहित ने घूरकर देखा और कहा, ये तुम फॉर्मेलिटी कब से करने लगी? अब ये सब छोड़ो, अभी एक्शन टाइम है, एक्शन कर लेते हैं फिर रोमांस करेंगे। कहते हुए रोहित ने आंख मारी। ये सुन अनिका मुस्कुरा पड़ी। इसके बाद दोनों कार में बैठकर हेलीकॉप्टर की ओर आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे ये रात ऐसे ही खत्म हो गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही रोहित का हेलीकॉप्टर उड़ते हुए उस बंजर रेगिस्तान में आ पहुंचा, जहां पर दमयंती देवी का काला साम्राज्य चारों तरफ फैला हुआ था। इस बिहड़ इलाके में एक साथ 4 से 5 हेलीकॉप्टर आते देख दमयंती देवी के गार्ड्स को कुछ शक हुआ। दमयंती देवी के पास कई सारी औरतें थीं जो उसके लिए काम करती थी, मगर इसी के साथ दमयंती देवी ने अपने पास कई सारे आदमियों को भी सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रखा था, ताकि कोई मुसीबत आए तो वो उनका सामना कर सके। दमयंती देवी के गार्ड ने जब सुबह के इस वक्त आसमान में 4-5 हेलीकॉप्टर देखे तो उन्हें शक हो गया कि जरूर कुछ होने वाला है। उन्होंने इसके बाद आओ देखा न ताओ, वो अपनी गन निकालकर हेलीकॉप्टर की तरफ फायरिंग करने लगे। जब अनिका और रोहित ने देखा कि नीचे से फायरिंग हो रही है, तब वो दोनों हैरान हो गए। रोहित ने तभी अपना फोन निकाला और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, मैंने कहा था ना कि हमारा स्वागत फायरिंग से हो सकता है, और मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। बट घबराने की कोई बात नहीं है, तुम सारे गार्ड्स और हेलीकॉप्टर चला रहे पायलट को कह दो कि रेडी रहे, क्योंकि हम भी फायरिंग का जवाब फायरिंग से देंगे, ताकि दमयंती देवी और उसके लोगों को पता चल जाए कि हम भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। आज उसका ये काला साम्राज्य उजड़ जाएगा। रोहित के इतना कहने के साथ ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अलग अलग हेलीकॉप्टर में बैठे अपने आदमियों को पूरा प्लान समझा दिया। इसके बाद उन सब ने बंदूकें निकाली और वो ऊपर से फायर करने लगे। इस वक्त रोहित के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके हाथों में AK-47 और भी न जाने तरह तरह की बंदूकें थी। रोहित जानता था कि वो जिस जगह पर जा रहा है वो दुश्मन का इलाका है और वहाँ पर चप्पे चप्पे पर खतरा हो सकता था, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। रोहित को पता था कि उसके 15 से 20 आदमी काफी थे, क्योंकि रोहित के पास ऐसे हथियार थे जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, इसलिए सारे गार्ड्स हवा से ही फायर कर रहे थे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि नीचे रेगिस्तान में जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, दमयंती देवी के सारे आदमी वहाँ छुप गए थे
और वहां से फायरिंग कर रहे थे। इस कारण से अब सिक्योरिटी गार्ड्स को प्रॉब्लम हो रही थी। जब रोहित ने देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनिका ने जब रोहित को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा तो उसने रोहित से पूछा, क्या हुआ रोहित, तुम इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो? हम यहाँ मुसीबत में पड़ गए हैं। हमारी गोलियां दमयंती देवी के लोगों तक पहुँच नहीं रही है। वो देखो, उसके लोग आसानी से बचकर निकल रहे हैं, लेकिन वो हम पर लगातार फायरिंग किए जा रहे हैं। ये सब होने के बाद भी तुम मुस्कुरा रहे हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? एक ऐसा प्लान जिसके बाद वो सारे आदमी जो पत्थरों के पीछे छुपे थे वो वहाँ से भाग जाएंगे या फिर मौत की नींद सो जाएंगे। कहते हुए रोहित अपनी सीट के पीछे मुड़ा। पीछे कपड़े में कुछ रखा हुआ था। अनिका भी उस चीज को देख रही थी। रोहित ने उस कपड़े को वहाँ से हटा दिया। तभी अनिका की नजर पीछे उस चीज पर पड़ी जिसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने हैरानी से कहा, ये तो मशीन गन है। तुम आखिर क्या करने की सोच रहे हो? तभी रोहित ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अनिका तुम इस साइड आ जाओ और सीट बेल्ट कसकर बांध लो, क्योंकि आज इस रेगिस्तान में तबाही आने वाली है। ये जो फायरिंग कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि रोहित मारवा क्या चीज है। इनको मैं अभी दिखाता हूँ असली पावर क्या होता है। इतना कहने के साथ ही रोहित ने उस मशीन गन को हेलीकॉप्टर के दरवाजे के पास नीचे करके सेट करके रख दिया। उस मशीन गन में दूरबीन भी लगा हुआ था, जहां से रोहित आसानी से पत्थरों के पीछे दमयंती देवी के लोगों को देख सकता था। मगर रोहित के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा था। रोहित ने तभी नीचे दूरबीन में देखा और 2 से 3 बड़े पत्थरों पर निशाना लगाते हुए मशीन गन चलाने लगा। इसके बाद पत्थरों के पीछे छुपे लोग इधर से उधर भागने लगे। उनमें से कई लोगों को गोली लगी और उसी वक्त उनकी जान चली गई। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठा शख्स इस तरह की चीजें कर देगा। उनकी जान अब खतरे में आ गई थी। करीब 5 मिनट के अंदर ही उन लोगों का खात्मा होने के कगार पर आ गया था। दमयंती देवी के आदमी जो अभी 60 से 70 लोग उन पत्थरों के पीछे छुपे हुए थे, उनमें से 40 से 50 लोग तो यूं ही मारे गए। उनकी लाशें देख बाकी के आदमी घबरा गए। उनको समझ आ गया कि वो इस तरह से नहीं जीत पाएंगे। वहीं इधर दूसरी तरफ अपने कमरे में मौजूद दमयंती देवी को मशीन गन की आवाज सुनाई दे रही थी। मशीन गन की आवाज सुनते ही दमयंती देवी की रूह कांपने लगी, मगर उसने शीशे में अपने आप को देखते हुए कहा, ये कौन आ गया मेरे काले साम्राज्य में, जिसे मौत का भी डर नहीं है। तभी कमरे में दमयंती देवी का बेटा युगराज आया। उसने आते ही कहा, माँ ये। तभी दमयंती देवी ने कहा, जा और मेरे पैरों पर लाकर पटक। ये कौन है जिसमें इतनी हिम्मत आ गई? मगर वो मशीन गन चला रहा है और हमारे कुछ लोग बाहर खड़े हैं, वो काफी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि एक साथ 5 हेलीकॉप्टर आधम के हैं। उनके अंदर कौन है पता नहीं चल पा रहा है। युगराज ने पूरी बात बताई। ये सुनने के बाद दमयंती देवी ने दांत भींचते हुए कहा, तो क्या तुम डर गए? क्या दमयंती देवी की औलाद इतनी कमजोर है कि एक मशीन गन की आवाज ने उसे डरा दिया और वो अपनी माँ के पास पल्लू में छुपने आ गया? हाँ बोल। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद युगराज गुस्से से कांपने लगा। उसकी माँ ने उसकी बेइज्जती कर दी थी। उसने दमयंती देवी की तरफ देखकर कहा, ऐसा नहीं है माँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ 10 मिनट के अंदर वो शख्स आपके सामने घुटनों के बल बैठा होगा। कहते हुए युगराज उस कमरे से निकल गया और वहाँ से सीधा सिक्योरिटी रूम में गया, जहाँ पर सारा सिस्टम लगा हुआ था। उस कमरे में चारों तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी और उन स्क्रीन पर पूरे रेगिस्तान दिखाई देता था, जहाँ तक दमयंती देवी का ये काला साम्राज्य फैला हुआ था। तभी युगराज ने उस कमरे में बैठे एक आदमी से कहा, 4-5 ड्रोन कैमराज निकालो और उन्हें हेलीकॉप्टर के नजदीक ले जाओ। मुझे देखना है कि इस हेलीकॉप्टर में आखिर है कौन। कहीं पुलिस को हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया है। जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। युगराज की बात सुनते ही उस शख्स ने 3 से 4 ड्रोन कैमराज को एक कंट्रोलर के साथ कनेक्ट किया और फिर उसे कंट्रोल करते हुए उस कमरे से बाहर ले गया। अब कमरे में मौजूद सभी स्क्रीन पर ड्रोन में लगे हुए कैमरे की फुटेज दिखाई दे रही थी। उस शख्स ने धीरे धीरे उन चारों ड्रोन्स को कंट्रोल किया और उन हेलीकॉप्टर के नजदीक ले जाने लगा। तभी अचानक से युगराज ने स्क्रीन पर अनिका और रोहित का चेहरा देखा। रोहित अभी भी मशीन गन चलाए जा रहा था। अनिका और रोहित का चेहरा देखते ही युगराज का खून खौलने लगा। उसने दांत भींचते हुए कहा, आज इन दोनों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा, इनकी आत्मा कांप जाएगी।
ये सुनते ही ड्रोन कंट्रोल कर रहे शख्स ने कहा, सर, हमारे पास भी मिनी मिसाइल्स है, हम उनके हेलीकॉप्टर पर अटैक कर सकते हैं। ये सुनते ही योगराज ने तपाक से कहा, नहीं, ये दोनों बहुत शातिर हैं और ये रोहित मारवा, इसका दिमाग बहुत चलता है, इसे ऐसे नहीं हराया जा सकता है, इसके लिए मेरे पास एक खास प्लान है। कहते हुए योगराज वहां से निकल गया। इधर दूसरी तरफ रोहित ने जब आसमान में 4-4 ड्रोन्स को देखा, उसने अपनी गन निकाली और फिर एक एक करके उन सारे ड्रोन्स कैमरे को उड़ा दिया। तभी उसे नीचे से लाउड स्पीकर पर आवाज आई, रोहित, मेरे इतने महंगे ड्रोन्स कैमरे को उड़ाकर कुछ नहीं होने वाला, एक बार इधर भी देख लो। ये सुनते ही रोहित ने पायलट को हेलीकॉप्टर नीचे ले जाने को कहा। तभी उसने और अनिका ने देखा कि नीचे करीब 100 से 150 औरतें खड़ी हैं और उनके माथे पर कई सारे आदमी बंदूक ताने खड़े हैं। अनिका ने जैसे ही ये देखा वो परेशान होते हुए बोली, रोहित, हमें अब पहले की तरफ फायरिंग नहीं करनी चाहिए, हमें इन औरतों को बचाना होगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है ये खुशी से यहाँ काम नहीं करती, बल्कि दमयंती देवी इनका ब्रेन वॉश करती हैं। अनिका की बातें सुनने के बाद रोहित ने पायलट को हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए कहा, मगर वहाँ पर लैंडिंग की जगह नहीं थी, इसलिए हेलीकॉप्टर जैसे ही जमीन के करीब आया, अनिका और रोहित कूद गए। बड़े समझदार हो रोहित मारवा, मगर अब तुम नहीं बचोगे। कहते हुए युवराज ने रोहित की तरफ बंदूक तान दी। अब रोहित, अनिका और उनके पीछे जो गार्ड्स थे वो हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। अब सब कुछ फंसता हुआ नजर आ रहा था। तभी अनिका ने सामने खड़ी उन औरतों की तरफ कुछ इशारा किया। 2 से 3 बार इशारा करने के बाद अचानक से वो औरतें नीचे झुकी और फिर आसपास खड़े उन आदमियों के आंखों में रेत फेंकने लगी। मौका देखते ही रोहित ने युवराज के हाथ पर वार किया और उसके हाथ से बंदूक छूटकर गिर गई। अब वहाँ का माहौल अचानक से बदल गया। वह सारी औरतें अनिका के कहने पर वहाँ से भागने लगी। वहीं रोहित और उसके गार्ड्स युवराज और उसके आदमियों को मार रहे थे। पूरे रेगिस्तान में हड़कंप मच गया था। तभी युवराज खून की उल्टियां करते हुए बोला, रोहित, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे माफ कर दो। आखिर में रोहित भी युवराज की इस हालत पर तरस खा गया। उसने कहा, जा और अपनी माँ को बाहर निकाल, आज उसे मैं पुलिस के हवाले करूंगा। इतना कहने के साथ ही रोहित वहाँ से आगे आया और फिर उसने अपने गार्ड्स को समझाते हुए कहा, बॉयज, इन सारे गुंडों को पकड़कर बांध दो, जिनकी जाने गई हैं। हम कुछ नहीं कर सकते थे, मगर अब कोई भी किसी को जान से नहीं मारेगा, इनको पुलिस के हवाले करना है। ये सुनते ही सारे गार्ड्स ने हामी भरी। वहीं युवराज ने देखा कि सबका ध्यान इधर उधर है। वो चुपके चुपके अपनी गन निकालने लगा, मगर अनिका की नजर उस पर पड़ गई थी। तभी अनिका ने देखा कि युवराज रोहित की तरफ गुस्से से देख रहा है। इसी के साथ ही युवराज ने रोहित पर गोली चला दी। अनिका ने देख लिया था कि युवराज रोहित पर गोली चलाने वाला था। ये देखते ही अनिका चिल्लाते हुए दौड़ी, रोहित, लेकिन तब तक युवराज ने गोली चला दी थी। बंदूक से गोली पूरी रफ्तार से निकली। रोहित को अभी गोली लगती कि अचानक से अनिका बिजली की रफ्तार से रोहित के सामने आ गई और उसने गोली रोक लिया। अनिका ने उस गोली को कुछ इस तरह से पकड़ लिया था मानो उसने कोई मूंगफली पकड़ी हो। ये बहुत ही अजीब और चौंका देने वाला दृश्य था। इसे देखकर किसी को विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई फिल्म का सीन हो। मगर रोहित ने जब अनिका का ये हैरत अंगेज कर देने वाला एक्शन देखा तो उसकी आंखें मानो फटी की फटी रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका ने आखिर ये किया तो किया कैसे, क्योंकि अनिका ने अभी अभी जो किया था वो कोई मामूली काम नहीं था। क्योंकि हर कोई जानता था कि गोली गन से कितनी स्पीड से निकलती है और अनिका उस गोली की रफ्तार से भी तेज होकर रोहित के पास आ गई थी और उसने उस गोली को रोहित को लगने से रोक लिया था। रोहित अभी कुछ कहता या खुद को संभाल पाता, इतने में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने आदमियों से कहा, बॉयज, फायर। उसके इतना कहने के साथ ही सारे गार्ड्स एक एक करके युवराज को निशाना बनाकर गोली चलाने लगे। मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर ही युवराज का सीना गोलियों से छल्ली छल्ली हो गया था और वो जमीन पर औंधे मुंह गिर गया। उसके मुंह से जो खून निकला था उसने उस जगह की मिट्टी को लाल कर दिया। युवराज की मौत हो चुकी थी। रोहित ने
जब ये देखा तो उसने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए थम्स अप का इशारा किया, क्योंकि उसे पता था कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इसलिए रखा गया था ताकि वो रोहित और उसके परिवार के सिक्योरिटी का जिम्मा उठा सके। और उसने जब ये देखा कि युवराज रोहित पर गोली चलाने वाला था, तब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर डर गया था कि अगर अभी युवराज को नहीं मारा गया तो फिर हो सकता है कि वो आगे जाकर रोहित को मार दे। इधर दूसरी तरफ दमयंती देवी, जो उस सिक्योरिटी रूम में थी, उसने अपनी स्क्रीन पर जब युवराज की लाश को देखा तो पूरी तरह से चीख पड़ी, नहीं रोहित, अनिका, तुमने मेरे बेटे को मार के ठीक नहीं किया। मैं तुम दोनों को बर्बाद करके रख दूंगी। तुमने मेरे बनाए इस काले साम्राज्य को भी उजाड़ दिया। तभी वहाँ एक औरत आई, उसने अपने मुंह पर काला कपड़ा बांधा हुआ था। उसने दमयंती देवी की तरफ देखकर कहा, माँ साहब, अभी आप यहाँ से चलिए, ये भावुक होने का वक्त नहीं है। अगर आप अभी यहाँ से नहीं गए तो फिर रोहित आपको पकड़ लेगा और पुलिस के हवाले कर देगा। आपका यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। इतना कहने के बाद वो औरत दमयंती देवी को वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगी, मगर दमयंती देवी पूरी गुस्से में थी। वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना था। उसने अपनी बंदूक निकाली और वो उस कमरे से जाने ही वाली थी कि इतने में वो औरत उसके सामने आ गई। उसने कहा, माँ साहब, आपने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, इसके बाद आप इस तरह बच्चों के जैसे बर्ताव कर रही हैं। आपको पता है ना, आप अभी रोहित और अनिका के सामने जाएंगी तो आपके साथ क्या होगा। आपको देखते ही रोहित के आदमी आप पर गोली चला देंगे। इतना कहने के बाद उस औरत ने माँ साहब को समझाते हुए आगे कहा, और अभी आपने देखा नहीं अनिका ने क्या कारनामा किया। इससे आपको अभी तक समझ नहीं आया कि जिस चीज की तलाश में हम इधर उधर भटकते रहे, हम इतने पागल हो गए हैं कि हमने न जाने कितने कत्ले आम मचा दिया। वो दवाई अनिका के अंदर है, मगर वो दवाई हमें तभी हासिल होगी जब आप जिंदा रहेंगे। इसलिए अभी आपका जिंदा रहना जरूरी है। हम फिर लौट कर आएंगे, मगर अभी यहाँ से जल्दी चलिए। इधर पीछे की तरफ मैंने गाड़ी बुला ली है। हमारे पास वक्त नहीं है। हमारे सारे आदमी मारे जा चुके हैं और जिन औरतों को हमने बंदी बनाकर रखा था वो आजाद हो चुकी हैं। वो हमारे किसी काम की नहीं। ये सुनने के बाद माँ साहब को भी यही लगा कि कहीं न कहीं उस औरत की बात सही थी। वो उस औरत के साथ पीछे के रास्ते से वहाँ निकल गई। सामने ही एक जीप खड़ी थी, उसी में बैठकर दमयंती देवी अपने काले साम्राज्य से दूर जाने लगी। रोहित के एक गार्ड को जब इस बात की भनक लगी तो वो दौड़ता हुआ रोहित के पास आया और बोला, सर दमयंती देवी यहाँ से भाग रही है। ये सुनते ही दूसरे गार्ड ने कहा, हमें उसके पीछे जाना चाहिए, नहीं तो वो हमारे हाथ से निकल जाएंगी। जैसे ही उस आदमी की बात रोहित ने सुनी, उसने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ देखकर एक इशारा किया। इसका इशारा पाते ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपने आदमियों को दमयंती देवी के पीछे जाने के लिए कहा और वो खुद भी उस तरफ जाने लगा जिस तरफ दमयंती देवी गई थी। अब उस जगह पर कुछ औरतें बची थी जो आपस में खुसुर खुसुर कर रही थी। वहीं इधर रोहित और अनिका चुपचाप खड़े थे। रोहित के मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल चल रहे थे अनिका को लेकर। वो ये जानना चाहता था कि आखिर अनिका ने उस गोली को अपने हाथों से कैसे रोक लिया था। रोहित ने पूछा, अनिका, तुमने ये सब कैसे किया? आखिर तुम कौन हो? क्या तुम मेरी ही अनिका हो? रोहित अभी आगे कहता, इतने में अनिका रोहित के पास गई और उसके होंठ पर हाथ रखते हुए कहा, रोहित, मैं तुम्हारी ही अनिका हूँ, मगर मैंने तुमसे एक सच छुपाया, या यूँ कहें कि मुझे भी उस सच के बारे में कल रात को ही पता चला जब मेरी माँ ने बताया। इतना कहने के बाद रोहित को अनिका ने वो सारी बातें बताई जो कुछ स्वाति मल्होत्रा ने उससे कहा था। पूरी बातें कहने के बाद अनिका ने आखिर में कहा, रोहित, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मेरे शरीर में जब तक V16 पावर ड्रग रहेगा तब तक मैं बहुत ही खास और सुपर वुमन बनकर रहूंगी। और हाँ, मेरी जिंदगी भी अब आम लोगों की वाली नहीं होगी। न जाने ये सच जानने के बाद तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। क्या तुम मुझे इस तरह एक्सेप्ट? अनिका की जुबान से आगे एक भी शब्द निकलते इससे पहले ही रोहित ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अनिका, तुम मुझे हर तरह से एक्सेप्ट हो। मुझे बस इससे फर्क पड़ता है कि तुम मेरे साथ रहो। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि जब मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम मेरी सांस हो अनिका,
और इंसान बिना सांस के कैसे रह सकता है? क्या तुमने कभी सोचा है? रोहित के मुंह से इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर अनिका की आंखें नम हो गई थी। उसने रोहित को गले से कस के लगाते हुए कहा, आई लव यू रोहित। ये देख, वहाँ खड़ी औरतें तालियां बजाने लगी। तभी उनमें से एक औरत आगे चलकर आई। उसने रोहित के सामने हाथ जोड़ती हुए कहा, साहब, मेरी बेटी आपके ही होटल में काम करती है, मगर न जाने वो कहाँ है, उसे क्या हुआ, और तो और मेरा बेटा। कहते हुए वो औरत रोने लगी। रोहित ने जब उस औरत की तरफ देखा तो उसे शर्मिला की याद आ गई, क्योंकि उस औरत का चेहरा काफी हद तक शर्मिला से मिलता था। रोहित ने अपना दिमाग लगाते हुए कहा, आप शर्मिला की माँ है ना? तभी उसने हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद रोहित ने कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, शर्मिला बिल्कुल सही सलामत है। रोहित इतना कहकर चुप हो गया था कि इतने में उसका फोन बजा। उसने अपना फोन देखा तो पाया कि इंस्पेक्टर गिरीवाल का नंबर फ्लैश हो रहा था। रोहित को कुछ अजीब लगा, मगर उसने न चाहते हुए फोन उठाया। तभी फोन के उस पार से इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा, साहब, मैं जिस घर के बारे में आपको बता रहा था, जहां मुझे बेहोश किया गया था, उसके पीछे शर्मिला के गांव का एक जमींदार था। मैंने उसे पकड़ लिया है और उसने शर्मिला के भाई को किडनैप करके रखा था। वो भी मेरे पास है। मैं शर्मिला के पास ही जा रहा हूँ। आपको यही अपडेट देने के लिए फोन किया था। रोहित ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने फोन पर कहा, तुम दोनों के साथ ही रहना, मैं शर्मिला की माँ को वहाँ पर भेज रहा हूँ। इतना कहकर रोहित ने फोन काट दिया और फिर शर्मिला की माँ को पूरी बात बताई। शर्मिला की माँ खुश हो गई। इतने में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसके सारे गार्ड्स भागते हुए वहाँ पर आए। वो सारे हाँफ रहे थे। तभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपना सर झुकाकर कहा, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी सर, हम दमयंती देवी को पकड़ नहीं पाए, क्योंकि इस रेगिस्तान में उसने कई सारे गुप्त रास्ते बनाकर रखे थे। उसी के जरिए वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गई। तभी रोहित ने कहा, कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल दमयंती देवी अंडरग्राउंड ही हो जाएंगी, लेकिन फिर भी जब कभी आगे फ्यूचर में वो आएंगी तो मैं और अनिका ही उसका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। उसे हम दोनों मिलकर रोकेंगे, क्यों अनिका? इतने कहकर रोहित ने अनिका की तरफ देखकर आंख मारी। अनिका ने भी रोहित की तरफ आंख मारते हुए कहा, बिल्कुल, अनिका और रोहित हमेशा से साथ थे, हैं और ऐसे ही रहेंगे। उनको कोई अलग नहीं कर सकता। इसके बाद रोहित हेलीकॉप्टर में अनिका के साथ बैठकर मनाली जाने के लिए निकल गया। उसके पीछे बाकी हेलीकॉप्टर्स भी आ रहे थे और उन्हीं में से एक में शर्मिला की माँ थी। इधर रोहित ने अनिका को गले लगाते हुए कहा, अनिका, अब बताओ, इतना एक्शन करने के बाद हम रोमांस करने कहाँ चलें? ये सुनने के बाद रोहित को अनिका ने छेड़ते हुए कहा, तुम भी रोहित, क्या ऐसे सबके सामने? और रही बात घूमने जाने की, तो फिर वो हम क्यों डिसाइड करें? वो बच्चों को डिसाइड करने देते हैं, क्योंकि उनके साथ भी हमने ठीक से टाइम स्पेंड नहीं किया है। अब तो हमारे सामने कोई भी मुसीबत नहीं है, तो हम बेफिक्र होकर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और एक बार फिर से कहीं दूर वेकेशन पर जा सकते हैं। तभी रोहित ने कहा, हाँ बिल्कुल, इसलिए चलो ठीक है, जब हम स्वीट पहुंचेंगे तो बच्चों से पूछ लेंगे कि आखिर उनको कहाँ जाने का मन है। मगर तुम भी एक बात याद रखना, जैसा हम लोगों ने वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। ये सुनकर अनिका ने रोहित की तरफ घुरकर देखकर कहा, क्या तुम्हें मुझ पर शक है? ये सुनकर रोहित ने भी गंभीर होते हुए कहा, हाँ, मुझे तुम पर शक है। इसके तुरंत बाद ही वो हंसने लगा। उसे इस तरह से हंसते हुए देख अनिका भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोपहर के 3 बजते बजते रोहित अनिका को लेकर मनाली पहुंच गया था। रोहित और अनिका जैसे ही प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर दाखिल हुए, तीनों बच्चे आकर उनसे लिपट गए। उनका परिवार वाकई में बहुत खुशहाल लग रहा था। रोहित और अनिका तीनों बच्चों के साथ बातचीत कर ही रहे थे। इतने में अचानक से रोहित का फोन बजा। उसने जब फोन की तरफ देखा तो पाया कि डॉक्टर का फोन आ रहा था, जो सनी का इलाज कर रहा था। अब रोहित को न जाने क्यों अजीब सा लगने लगा। उसने डरते हुए फोन उठाया। फोन के उस पार से डॉक्टर ने कहा, मिस्टर मारवा, मुबारक हो, सनी को होश आ चुका है। आप सनी से आकर मिल सकते हैं। वो जब से होश में आया है आपका ही नाम लिए जा रहा है। आप जल्दी आ जाइए। रोहित ने जैसे ही वो सुना, वो बच्चों की तरह खुशी से उछल पड़ा।
रोहित मारवा का ऐसा रूप देखकर तीनों बच्चे हैरान हो गए और रोहित को देखने लगे। वहीं अनिका को भी जब रोहित की खुशी का कारण पता चला तो वो भी खुशी से झूम उठी। तीनों बच्चे भी पूरी तरह से खुश थे कि उनके सनी चाचू को होश आ चुका था। रोहित ने जैसे ही फोन रखा उसने अपनी बाहें फैला दी और तीनों बच्चों की तरफ और अनिका की तरफ देखकर इशारा किया। उसका इशारा पाते ही तीनों बच्चे और अनिका दौड़कर रोहित के पास आ गए और उससे लिपट गए। रोहित ने तीनों को कसकर गले लगा लिया और फिर कहा, आई लव यू गाइज, वी आर फैमिली। और मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतनी प्यारी फैमिली मिलेगी। रोहित भावुक हो चुका था। उसकी आंखों में नमी देख अनिका ने रोहित की आंखों में देखते हुए कहा, मनाली में हमारी कहानी शुरू हुई थी मगर बीच में हम बिछुड़ गए थे, पर अब फिर से मनाली शहर ने हमें एक कर दिया। हमारा परिवार पूरा हो गया रोहित। इसके बाद रोहित और अनिका ने अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और फिर कहा, हम सब साथ में हैं, मिलकर यहाँ से एक नई कहानी लिखेंगे। इस कहानी के इतने लंबे सफर में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।